हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भारत ने दिया इतना बड़ा झटका, निकाल दी उसकी सारी हेकड़ी। जी हां, साथ ही ओपन एआई के चीफ ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसन के बाद अब मोदी से मिलेंगे एलन मस्क, जिसके बाद तिलमिला उठा ग्लोबल टाइम्स। और वहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही कोई कंपनी को लेकर पाकिस्तानियों ने भारत पर ही लगा दिया, इसका भी आरोप बताएंगे, सुनवाएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को जल्द वापस मिलेगा राज्य का दर्जा, बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा ऐलान। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बदलने वाला है असली गेम। जी हां, टीएमसी बीजेपी को लेकर सबसे बड़ा सर्वे जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको यहां बताएंगे, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अपना भारत अब वाकई में बदल चुका है और प्रगति कर रहा है, और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भारत ने दिया तगड़ा झटका, निकाल दी उसकी सारी हेकड़ी। पाकिस्तान मालदीव के सुर में गा रहा था तुर्की, भारत ने दे दिया 22,000 करोड़ का फटका, टेंशन में दिखा खलीफा। बता दें, कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान जैसे देशों का साथ देने वाला तुर्की को भारत ने कड़ा सबक सिखाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए काम कर रहे तुर्की की कंपनियों के साथ करार को खत्म कर दिया है। इससे तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। जहाजों के बेड़ों को अब पूरी तरह भारत में ही बनाया जाएगा और इसका ठेका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों में से पहले का स्टील कटिंग समारोह रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 5 बड़े आकार के नौसैनिक जहाजों के निर्माण के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी दी थी। जी हाँ, भारत ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब हाल के दिनों तुर्की ने भारत के खिलाफ कई विरोधी कदम उठाए हैं। अब तक पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलें देने वाले तुर्की ने अब मालदीव को भी TB2 किलर ड्रोन दिया है, जहां की मौजूद सरकार इन दिनों भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रही है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कश्मीर मामले को कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठाया है। यही नहीं, पाकिस्तान के इशारे पर अक्सर तुर्की भारत के खिलाफ बयान देता रहता है। 5 सपोर्ट शिप बनाने का यह ठेका हिंदुस्तान शिपयार्ड को अगस्त 2023 में दिया गया था और इसकी डिलीवरी भारतीय नौसेना को साल 2027 से शुरू हो जाएगी। जी हाँ, वैसे में भारत ने तुर्की को 22,000 करोड़ का जो ये फटका दिया है, टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया है भारत ने इस खलीफा को। इस पर अब आपकी जो भी राय हो, लेकिन भारत के एक्शन की अगर आप भी सराहना करते हैं तो कमेंट में गुड एक्शन टेकन बाय इंडिया जरूर कहिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर ओपन एआई के चीफ ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसन के बाद अब मोदी से मिलेंगे एलन मस्क। तिलमिलाया ग्लोबल टाइम्स। दरअसल दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन अब विश्व भर में दादागिरी दिखाने लगा है। यही नहीं, चीन जापान, ताइवान और फिलीपींस के लेकर अमेरिका तक को आंखें दिखाने लगा है। पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक में चीनी युद्धपोत लगातार आक्रामक लाइव फायर ड्रिल करके अपने पड़ोसियों को डरा धमका रहा है। चीन की इन हरकतों का करारा जवाब देने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। ताइवान की चिप और आईफोन बनाने वाली कंपनियों के भारत आने के बाद अब अमेरिकी अरबपति एलन मस्क भी भारत की ओर रुख कर रहे हैं। एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वो भारत आ रहे हैं और पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान एलन मस्क अपनी कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान कर सकते हैं। एलन मस्क के भारत आने के ऐलान मात्र से चीन का सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स बौखला गया और तंज कसा है। दरअसल एलन मस्क इससे पहले न्यूयॉर्क में पीएम मोदी जी से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान मस्क ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि टेस्ला भारत में आएगी जितना जल्द संभव होगा। ऐसे सारे संकेत मिल रहे हैं कि एलन मस्क भारत में अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकते हैं, जिस पर वर्षों से काम चल रहा है। माना यह जा रहा है कि एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में 2 से 3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर सकती है। एलन मस्क भारत में फैक्ट्री बनाकर एंट्री लेवल की इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर सकते हैं। इस कार की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। बता दें, एलन मस्क ने अभी तक चीन को अपना बेस बनाया था और वहां से दुनिया भर में कारों का निर्यात कर रहे हैं। अब चीन समेत दुनिया भर में टेस्ला की कारों की बिक्री में गिरावट आ रही है और उन्हें भारत में बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। चीन की कंपनी VID पहले ही टेस्ला के लिए सिरदर्द बन चुकी है। एलन मस्क अगर भारत में एप्पल वाली सफलता को दोहराने में सफल होते हैं तो इसे चीन के लिए बड़ा झटका माना जाएगा और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुट गया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक कथित चीनी विशेषज्ञ चार्ल्स लियू के हवाले से कहा कि टेस्ला को भारत में फैक्ट्री लगाने के फैसले से चिंतित होना चाहिए। जी हाँ, लियू ने दावा किया है कि भारत में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। इसके अलावा भारत में कुशल इंजीनियरों और वर्कर्स की भी कमी है। भारत में कथित रूप से नेगेटिव बिजनेस माहौल है। एलन मस्क ने अभी भारत में निवेश का ऐलान नहीं किया, लेकिन चीनी मीडिया दुष्प्रचार करने में
लग गया है ताकि एलोन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री ना लगाए और यही चाहता है चाइना बैन। अगर आप भी मानते हैं कि चीन के दुष्प्रचार फैलाने से भारत का विकास नहीं रुकेगा तो अपनी राय बस दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ चाइना को क्या जवाब देंगे जो नहीं चाहता कि भारत में टेस्ला की फैक्ट्रियां लगे। इस पर आपकी राय, आपका जवाब तो बनता ही है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों बड़ी खबर पाकिस्तान से भी, जहां आखिर पाकिस्तान में एक भी कंपनियां क्यों नहीं आ रही है टेस्ला के भारत में आने की सुन भड़के पाकिस्तानी। जी हां, जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत में टेस्ला आने वाली है, एलोन मस्क की कंपनी आने वाली है, पाकिस्तानी भड़क गए। आपको बता दें खुद बुधवार को एलोन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि भारत यात्रा की घोषणा करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर कर रहा हूं। एलोन मस्क ने पोस्ट में लिखा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। ऐसे में पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान की आवाम से बातचीत की। ऐसे में पाकिस्तान का एक शख्स कहता है कि पाकिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान की बुनियाद जिम्मेदार है। पाकिस्तान लंबे समय तक बिना संविधान के चलता रहा है, हमने अपने राज्यों को अधिकार नहीं दिए। दूसरी तरफ भारत में संविधान का शासन रहा है, जबकि पाकिस्तान में तानाशाह राज करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पीछे चला गया। तो वहीं दोस्तों एक पाकिस्तानी शख्स ने इसकी वजह भी भारत पर ही आरोप लगा दिया। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि पाकिस्तान में अगर विदेशी निवेश नहीं आ रहा है तो इसके पीछे भारत का हाथ है। भारत अपने देश में निवेश से पहले कंपनियों के सामने शर्त रख देता है कि वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। शख्स ने इसको लेकर कोई सबूत तो नहीं दे पाया, लेकिन उसने कहा कि उसको ऐसा लगता है। तो वहीं दूसरे एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान में नए प्लांट क्यों नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से चल रहे प्लांट बंद हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों कुछ पाकिस्तानियों को सच में पता है कि क्यों नहीं प्लांट लग रहे हैं, क्यों नई नई कंपनियां पाकिस्तान में नहीं आ रही है, और जो पुरानी जो पहले से भी है वो निकल कर भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत की वजह से ही उनके देश से कंपनियां जा रही हैं और वापस नहीं आ रही हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, वापस मिलेगा राज्य का दर्जा। जी हां, उधमपुर में पीएम मोदी का बड़ा बयान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने उधमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पीएम मोदी के चुनाव का ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ के राजनीतिक दल आर्टिकल 370 हटने के बाद से चुनाव कराने की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा प्रवाह वो तो है ही। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर का मन बदला है। लोग कहेंगे मोदी जी इतना कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। मेरे जम्मू कश्मीर के बहनों और भाइयों, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं, आपको ये सब विकास की तरह बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो मोदी है ना, ये बहुत दूर की सोचता है। अब तक जो हुआ है वो तो बस ट्रेलर है, सिर्फ ट्रेलर है। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। जी हाँ, ऐसे में कौन कौन चाहता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, कांग्रेस पर, इंडी गठबंधन पर बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परमाणु हथियार खत्म कर देश को शक्तिहीन बनाना चाहते हैं ये। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में हुए ऐलान को लेकर भी उन्हें आड़ो हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल देश से परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके इशारे पर काम करते रहे हैं जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है, आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, इस बार भी पीएम मोदी का डंका बजेगा या नहीं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या इस बार 400 पार जाएगी बीजेपी, हां या ना में जवाब देना मत भूलेगा। तो वहीं आपको बता दें, दलाई लामा की मौत की कामना कर रहा है चाइना। तिब्बती मठों में जारी किया ये घटिया फरमान। जी हां, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर चीन की नापाक हरकत सामने आई है। वो तिब्बती मठों में दलाई लामा के खिलाफ आपत्तिजनक बुकलेट बांट रहा है और उनकी मौत की कामना कर रहा है। चीन का कहना है कि दलाई लामा की मौत के बाद किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान ना हो। ड्रैगन दलाई लामा के बाद तिब्बती मठों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है और उनके धार्मिक पहचान को मिटाने में लगा हुआ है। बुकलेट के जरिए कहा गया है कि दलाई लामा की मौत के बाद बौद्ध भिक्षुओं को तिब्बती आध्यात्मिक नेता और अन्य धार्मिक गतिविधियों और अनुष्ठानों की तस्वीरें जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के अधिकारियों ने गांसू प्रांत में मठों को बुकलेट बांटी है। बुकलेट में 10 नियमों की लिस्ट है। दरअसल दलाई लामा इस समय धर्मशाला में रह रहे हैं। वो तिब्बत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक नेता है। चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। चीनी अधिकारियों का दावा है कि केवल चीनी सरकार ही देश के अपने कानूनों के अनुसार तिब्बती बौद्धों के उत्तराधिकारी और अगले आध्यात्मिक नेता का चयन कर सकते हैं। इसके
विपरीत तिब्बतियों का मानना है कि ये दलाई लामा स्वयं है जो पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर का चयन करते हैं। इस तरह की परंपरा 1391 से चली आ रही है और 13 बार हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में दलाई लामा ने सैकड़ों लोगों को संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वो 100 सालों से अधिक तक जीने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कई अवसरों पर दलाई लामा ने इस बात पर जोर दिया कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बती पुनर्जन्म के माध्यम से चुनना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि चीनी की दखलंदाजी के बिना एक स्वतंत्र देश से होगा। इस महीने तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरे सर्वोच्च पद धारक पंचेन लामा अपना 35वां जन्मदिन मनाएंगे। ऐसे में चीन कामना कर रहा है कि दलाई लामा जितनी जल्दी हो सके उनकी मौत हो जाए और इसीलिए तिब्बती मठों पर यह फरमान जारी किया। घटिया फरमान, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप लोग कमेंट में लॉन्ग लिव दलाई लामा जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर भारत आ रहे जो बाइडेन के दूत अमेरिका पहुंचे, जापानी पीएम और फिलीपींस के राष्ट्रपति चीन पर नकेल कसने को प्लान तैयार। दरअसल जापान सागर, लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहे चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि जापान और फिलीपींस की रक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता फौलादी बनी रहेगी। इस बीच गुरुवार को जो बाइडेन ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। इन दोनों ही देशों के साथ इन दिनों चीन का क्षेत्रीय तनाव भड़का हुआ है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बाइडेन के करीबी जैक सुलिवन अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ करीबी रिश्ते को लेकर बातचीत करेंगे ताकि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर लगाम कसी जा सके। जी हाँ, ऐसे में आप भी जैक सुलिवन को मोस्ट वेलकम टू इंडिया अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, हिंदुओं के खिलाफ अमेरिका में बढ़े अपराध तो मंदिरों पर अत्यधिक हमले। अब देश की संसद में हिंदू फोबिया को लेकर प्रस्ताव हुआ पेश। जी हाँ, अमेरिका में हिंदुओं और हिंदू धर्म के योगदानों का उल्लेख करते हुए एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी सांसद ने हिंदू फोबिया, हिंदू विरोधी कट्टरता, नफरत और असहिष्णुता की निंदा करते हुए प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है, प्रपोजल दिया है। कांग्रेसी सदस्य श्री थानेदार के पेश किए गए प्रस्ताव को सदन की निरीक्षण और जवाबदेही समिति के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका में सकारात्मक योगदानों के बावजूद हिंदू अमेरिकियों को अपनी विरासत और प्रतीकों के बारे में रूढ़िवादिता और दुष्प्रचार का सामना करना पड़ता है। वे स्कूलों और कॉलेज परिसरों में छेड़छाड़ के साथ ही भेदभाव, घृणा, भाषण और पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों का सामना करते हैं। जी हाँ, तो वही आपको बता दें, जहाँ क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध होगा खत्म, जून में स्विट्जरलैंड में हो सकती है कॉन्फ्रेंस, इसमें भारत की होगी अहम भूमिका। दरअसल रशिया और यूक्रेन के युद्ध को दुनिया रोकना चाहती है। इसके लिए स्विट्जरलैंड ने गुरुवार को घोषणा की है कि वहाँ देश के प्रमुखों के स्तर पर एक सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से मांग किए जाने के लगभग 3 महीने बाद ऐसा हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर यूक्रेन के लिए एक व्यापक, न्याय संगत और अस्थायी शांति तक पहुंचा जा सके। मध्य स्विट्जरलैंड में लेक ल्यूसन के ऊपर बर्गेनस्टॉक होटल में 15 से 16 जून को इस कॉन्फ्रेंस की तारीख प्रस्तावित है। ये तारीख खास है क्योंकि 13 से 15 जून तक इटली में G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है और इस वजह से ज्यादा उपस्थिति की उम्मीद है। इस शांति सम्मेलन में भारत भी आमंत्रित है। स्विस विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस ने 5 फरवरी को भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने भारत के शामिल होने की उम्मीद जताई थी। इसके बाद मार्च में जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बात भी की। बाद में सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को निमंत्रण देने के लिए यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा की यात्रा हुई। साथ ही साथ किसको विश्वास है कि स्विट्जरलैंड की इस बैठक में रशिया यूक्रेन युद्ध पर भारत फिर एक बार ऐतिहासिक फैसला जरूर लेगा जो पूरी दुनिया को मंजूर होगा। तो वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कितना बदला गेम, टीएमसी बीजेपी में कितना फासला, सर्वे ने सबको चौंका डाला। जी हाँ, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी बढ़ रही है। ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल का है। जी हाँ, जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। एक और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित है ही नहीं, तो वहीं टीएमसी, ईडी, एनआईए और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आते ही लोग वोट मांगने आ जाते हैं, चुनाव के बाद कोई दिखाई तक नहीं देता, कोई काम होता ही नहीं। उन्होंने पूछा कि बीजेपी कहती है कि बंगाल सुरक्षित नहीं है, क्या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली सुरक्षित है? बस उनसे पूछें कि उन्होंने क्या काम किया। दूसरी ओर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 प्रमुख संदिग्धों की कोलकाता के पास से गिरफ्तारी पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद
पूनावाला ने कहा कि इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अब टीएमसी का मतलब टेरर, माफिया और करप्शन बचाओ हो गया है। पश्चिम बंगाल आतंकवादी जिहाद मानसिकता वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना क्यों बन गया है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ राज्य सरकार एनआईए जांच के दौरान धरने पर बैठती है। तो वहीं आपको अब सर्वे की बात करते हैं, जहाँ पर सर्वे में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। इस सर्वे टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है। सर्वे के मुताबिक 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार 20 से 24 सीट जीत सकती है। तो वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के खाते में 17 से 21 सीट आने की संभावना है। वहीं इंडिया अलायंस 0 से 2 सीटें जीत सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो आगामी चुनाव में बीजेपी को यहाँ 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि टीएमसी को 40% वोट मिलने की उम्मीद है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 1% और अन्य 7% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इस बार बंगाल में खेला होगा? क्या इस बार ममता की टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी बंगाल की जनता? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बंगाल में गुंडा राज, जंगल राज खत्म हो पाएगा? जवाब कारण के साथ दीजिएगा। तो वहीं अंतिम खबर आपको बताते हैं, जहां डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तंज। जी हां, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ ही सालों में डायनासोर की तरह कांग्रेस पार्टी भी विलुप्त हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की तुलना टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस के घर से करते हुए कहा कि पार्टी के नेता रोजाना एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से नेताओं का पलायन जारी है, वे एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मुझे डर है कि अब से कुछ सालों में कांग्रेस डायनासोर की तरह बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसे में अच्छा खासा कटाक्ष किया है राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस पर। आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या वाकई में विलुप्त होगी कांग्रेस? किन किन को ऐसा लगता है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।